स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था एसआई यूनिट्स पे, और इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स पे। ठीक हो गया, तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि आज हमारा जो लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स पे। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास 3 काइंड्स होती हैं एसआई यूनिट्स की। हमारे पास 3 काइंड्स हैं। ठीक हो गया। पहली जो हमारे पास है वो है बेस यूनिट, दूसरी जो हमारे पास है वो है डिराइव्ड यूनिट, और जो तीसरी हमारे पास वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक हो गया। तो आए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस यूनिट की। बेस यूनिट जो है इसको हम लोग क्या फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द यूनिट असाइंड टू बेस क्वांटिटीज is called बेस यूनिट। ठीक है, मतलब जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज है उनको यूनिट दे देना वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेस यूनिट कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट is independent of other units including themselves। ठीक हो गया। हमारे पास जो बेस यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है वो किसी तरह के या कोई से भी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूडिंग देमसेल्फ मतलब ये अपने आप पे भी डिपेंड नहीं करते, ये आज़ाद है। ठीक हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट है कहते हैं कैन नॉट बी reduced to elementary लेवल। एलिमेंट्री हम आप लोगों ने जो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ जो कोई एक तरह के पार्टिकल से या जिसमें कि एक तरह की चीज़ों से मिलकर बनी हो। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग देखें वो कहते हैं इसको एलिमेंट्री लेवल के मुताबिक पे भी नहीं आप इसको तोड़ सकते। तो एलिमेंट्री लेवल पे हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो ना खुद से मिल के बना है, ठीक है, और ना ही किसी पर डिपेंड करता है। तो इसको तोड़ के हम इसमें से क्या निकालेंगे, ये आज़ाद ही है, एलिमेंट्री लेवल के पे इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है ओनली 7 बेस यूनिट्स एग्जिस्ट इन एसआई सिस्टम, कि हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर सिर्फ
7 बेस यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, 7 के अलावा और हमारे पास कोई भी बेस यूनिट नहीं है। चौथा ये पॉइंट पे इस पे बात करें तो कहता है कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ derived यूनिट। ठीक हो गया। आगे इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। मैंने आपको वो शार्ट ट्रिक भी बताई थी, वही 7 बेस क्वांटिटीज, उनको यूनिट दे दें लंदन आई मेहता। ठीक है, फर्ज कर हमारे पास लेंथ है तो इसका बेस यूनिट हो जाएगा मीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो इसका हमारे पास हो जाएगा कैंडेला। आगे फर्दर बाकी जो मैथ है इसका किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकंड, इस ये ए जो है ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे जो यूनिट हम बेस क्वांटिटीज़ को साइन करते हैं वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाते हैं। बेस या फंडामेंटल यूनिट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर यूनिट से, इनको हम एलिमेंट्री लेवल पे रिड्यूस नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल 7 बेस यूनिट एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ही सिस्टम के अंदर, और इनको ना ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में। ठीक हो गया। नीचे मिसाल आपको मैंने दे दी बेस यूनिट की, ये 2 की मैंने आपको मिसाल दी, बाकी आगे ये 4 और भी हैं। जो हमारे पास लेंथ है उसको हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको हम क्या करते हैं कैंडेला के अंदर मापते हैं। यहाँ तक किसी ने नोट करना तो कर लें। आगे हमारे पास आता है डिराइव यूनिट। ठीक हो गया। डिराइव का मतलब ये है कि जो हम कहीं और से डिराइव करें, कहीं और से अखज़ करें, अखज़ कहीं से अखज़ करना। ठीक है, डिराइव करना, किसी और से क्या करना, किसी चीज़ से इसको निकालना। ठीक है, मतलब कार को ड्राइव करना। ठीक है, कार को ड्राइव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ड्राइवर की। वो कार को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, वो क्या करेगा, उसको चलाएगा, वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। मतलब जो कार के अंदर बैठा ड्राइवर है वो हमारे पास बेस यूनिट है, और जो ये ड्राइव यूनिट है वो कार को चलाने वाला। ठीक हो गया। वो बेस यूनिट क्या कर रहा है, कार की ड्राइव कर रहा है, तो कार हमारे पास उधर क्या होगी, एक ड्राइव यूनिट, मतलब उधर से वो निकल करके आया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, all other physical quantities which derive unit from base units is called derived units। ठीक है, कि हमारे पास ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि अपना यूनिट डिराइव करें, विच ड्राइव यूनिट फ्रॉम बेस यूनिट्स, जो कि अपना यूनिट किससे ड्राइव करें, बेस यूनिट से ड्राइव करें, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ या ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमने पीछे डिफाइन किया था। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटीज़ पे।
तो इसी तरह ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी अगर इम्पोर्टेंस पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स obtained by multiplying or dividing one or more फंडामेंटल या बेस यूनिट। ठीक है, वो कहता है ये हमारे पास ड्राइव यूनिट किस तरह आते हैं कि हम जब एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल करके आता है, बेस यूनिट आते हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है, कैन बी reduced to elementary level, कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे इसको ले जा सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, a lot of physical units exists in SI सिस्टम। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल हमारे पास आती है फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन। इसके लिए हम ऐसे यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मोमेंटम एंड इम्पल्स। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन सेकेंड। उसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होता है पावर। पावर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाट। उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी, हीट, वर्क। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जूल, ईटीसी। ये हमारे पास सारे क्या हैं, ड्राइव यूनिट है। मतलब ड्राइव यूनिट ऐसे यूनिट है जो हमारे पास किधर से निकल करके आए हैं, जो हमारे पास बेस यूनिट से निकल के आए हैं। ऐसे तमाम यूनिट या ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अपना यूनिट कहाँ से डिराइव करें, बेस यूनिट से अपना यूनिट ड्राइव करें, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए और ये बता दिया कि ये क्या क्या इनके अंदर होगा, और उसके बाद इसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी। ठीक है। एक और बात यहाँ पे नोट ही लिख लें इसको, कि ये हमारे पास जो है ना, नंबर 1, नो लिमिट ऑफ डिराइव यूनिट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास ना साइंस के अंदर ड्राइव यूनिट्स की कोई लिमिट वगैरह नहीं है। अगर कोई कहे ना यार साइंस के अंदर 1,00,000 ड्राइव यूनिट है, तो गलत है। ठीक है। मतलब ये लिमिटलेस है, इनकी हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है। आप जिस तरह बेस यूनिट की तोड़ जोड़ करते जाओगे उस हिसाब से आपके पास एक नया यूनिट निकलता आएगा। ठीक है। और दूसरा, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट
अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रिलेशन। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्म किस तरह होते हैं कि आप लोगों ने जब बेस यूनिट्स को अलजेब्रिक रिलेशन के अंदर मतलब मैथमेटिकली सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या दे देते हैं, डिराइव यूनिट देते हैं। इनकी लिमिट कोई नहीं है। और ये फॉर्म किस तरह होते हैं, कंबाइनिंग बेस यूनिट्स। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आपको डिराइव यूनिट के बारे में समझ आ गई होगी। इसको नोट करना है तो कर लें, 5 तक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 मिटाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, अच्छा जी, इन दोनों के बारे में तो आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये भी वहाँ पे आपने पढ़ी है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ी जिससे इधर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको इजी वे में समझाएंगे ताकि आप क्या हो इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन पे हैं तो वो कहता है यूनिट्स विच आर नीदर बेस नॉर डिराइव called supplementary यूनिट्स। ठीक है, जो हमारे पास ना ही बेस है और ना ही डिराइव है वो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इसका यूज़ देखें तो यूज्ड इन प्योरली जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ये मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, आपने इसको खुद आगे लिख लेना है। ठीक है, वो कहता है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना वेट एंड मेजरमेंट की, उसने क्या किया, उसने बेस यूनिट भी बता दिए कि ये 7 हमारे पास बेस यूनिट है, और ये भी बता दिया कि ये जो आगे इससे बहुत ज़्यादा यूनिट निकल रहे हैं ये हमारे पास डिराइव यूनिट है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट थे जिनके बारे में वो अभी ये नहीं तय कर पा रहे थे कि ये बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट है। ठीक है, फिर जो यूनिट जिनके बारे में वो डिसाइड नहीं ना कर रहे थे कि ये बेस है या डिराइव है, फिर उसको उन्होंने नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट का। मतलब उन्होंने एक नई किस्म निकाल दी यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को आपने आगे लिख लेना कि they don't decided about certain units either base or derive, then he give name to these as a unit is supplementary units। ठीक हो गया, उसके बाद अगर इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स की टाइप्स को देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास क्या आती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है प्लेन एंगल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आता है, इसका यूनिट आता है रेडियन। दूसरी आ जाती है
सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरेडियन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में एक बात याद रखें कि जो प्लेन एंगल है ना, ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, although it has unit। ठीक है। इसी तरह ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि इस यूनिट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि किसी चीज़ के डायमेंशन है या नहीं है। ठीक है। डायमेंशन हो फिर भी यूनिट हो सकता है, डायमेंशन ना हो फिर भी यूनिट हो सकता है। देखिए जिस तरह इधर प्लेन एंगल भी हमारे पास है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल भी हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट फिर भी है जो कि रेडियन है, इसका भी यूनिट है जो कि स्टीरेडियन है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद अभी आगे रेडियन और स्टीरेडियन पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है रेडियन। ठीक है। सबसे पहले रेडियन का आपको पता होना चाहिए कि ये इस्तेमाल किस लिए होता है। इज यूज्ड टू मेजर एंगल। ठीक है। ये हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एंगल के बारे में, अभी एंगल क्या चीज़ है देखिए। एंगल हमारे पास थीटा, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों का आपस में कितना झुकाव है। ठीक है। दो लाइनों का आपस में कितना झुकाव है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक हो गया, मतलब दो लाइनों का आपस में कितना झुकाव है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है एंगल। ठीक हो गया। और एक बात आपने और याद रखनी है कि रेडियस और आर्क, रेडियस और आर्क बढ़ाने से थीटा डोंट इफेक्ट, कि मतलब आर्क या रेडियस बढ़ाने से थीटा एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि रेडियस बढ़ाया एंगल बढ़ गया, आर्क बढ़ाई एंगल बढ़ गया, ये कभी भी नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको इस तरह देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है। ये इसका रेडियस है और ये फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक आर्क है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया थीटा। ठीक है। ये यहाँ तक फर्ज कर लो आर्क है। ठीक हो गया। तो फर्ज करो इधर हमारे पास था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने आर्क बढ़ा ली, तो इधर भी क्या होगा, थीटा 30 डिग्री रहेगा। ठीक हो गया। बात करने का मकसद ये है कि रेडियस या आर्क बढ़ाने से, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, और अगर आप ये सारा लो, ये पोर्शन लो, तो फिर ये क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा। लेकिन इतना पोर्शन जो सेंटर से उसके एंड पॉइंट तक का जो है फासला, वो क्या कहलाएगा, रेडियस। मतलब रेडियस बढ़ाने से या आर्क बढ़ाने से थीटा हमारे पास क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इस रेडियन की डेफिनेशन देखें तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं,
एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एंगल मेड एट सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose radius is equal to length of angle made at the center of circle by an arc whose radius equal to length of the circle। ठीक है, इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, चलो सर्कल है, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या सेंटर है, और ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये हमारे पास थीटा, ये इसका क्या हो गया, ये वाला रेडियन है, और ये हमारे पास इसकी आर्क है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, मतलब आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। अगर हमारे पास आर्क की वैल्यू 1 हो और रेडियस भी 1 हो तो थीटा हमारे पास होगा 1 रेडियन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं 1 कंप्लीट सर्कल हैज 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये किस तरह इसका प्रूफ देखें। सर्कल का जो एरिया है वो हमारे पास कितना है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, और नीचे हमारे पास क्या है, रेडियस, आर से आर गया 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं, एक सवाल आता है वाई रेडियन इज बेटर देन डिग्री फॉर एंगल मेजरमेंट। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास रेडियन होता है ना, रेडियन होता है ना, रेडियन हमें एक एक्चुअल वैल्यू देता है, ठीक हो गया। जब ये एक्चुअल वैल्यू देता है तो वो कैलकुलेशन उसकी करना आसान होता है। जो हमारे पास डिग्री है ना, वो देखने में आसान लगता है कि ये मेथड आसान है, लेकिन वो आसान नहीं होता, ठीक है। उससे हमारे पास कैलकुलेशन क्या मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडियन का मतलब आपने कहना है कि जो रेडियन है ये हमें प्रोवाइड करता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, मेड कैलकुलेशन इजी, ठीक है। और जो दूसरा डिग्री है वो हमारे पास क्या करती है, कैन बी इजी टू विजुलाइज, वो हमारे पास सिर्फ देखने में आसान होती है, ठीक है। लेकिन जब उसके साथ हम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो वो हमें क्या करता है, उससे हमें मुश्किल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिख लें आप लोग, इनको MCQs आप लोग कह लो। जो पहले के देयर आर 6 रेडियन इन फुल रोटेशन, ठीक है। जो सर्कल है ना, उसकी जो फुल रोटेशन है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 6 रेडियन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है एंगल और लेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है जो हम निकालते हैं
सेंटर ऑफ आर्क वो हमें वर्क या हेल्प करता है इन सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। कि जो आप लोग एंगल और लेंथ का, रेडियस का लेंथ ही है ना, और एंगल, उन दोनों के रिलेशन जो सेंट्रल आर्क को इस तरह ना आप लोगों के पास ये, ठीक है, ये आप लोगों के पास लेंथ है, ये आप लोगों के पास थीटा एंगल है, ठीक है। वो कहता है इस लेंथ और इस एंगल के रिलेशन को इस्तेमाल करके ये जो आप सर्कुलर आर्क बना रहे हो ना, ये वाली सर्कुलर आर्क, ये थोड़ी तिरछी इस तरह होगी, सर्कुलर आर्क बना रहे हो, ये हमें क्या करती है, ये हमें जब आप लोग सर्कुलर मोशन करते तो आप तब आप लोगों को हेल्प आउट करती है। सर ये देखें ना, ये इस तरह ना आर्क, तो आर्क हमारे पास सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशन ही हो रहा है ना, आर्क ये यूँ, आर्क को घुमा के आप किसी तरफ भी ले जाओ, इधर है, घुमा किस तरफ ले जाओ, घुमा किस तरह ले जाओ, ठीक है। तो मतलब जब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो यहाँ वहाँ पे आपको ये क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्टी रेडियन, जो इसकी दूसरी टाइप है वो है स्टी रेडियन, ठीक है। ये स्टी रेडियन हमारे पास किसकी, ये प्रॉपर्टी है स्फेयर की, जिस तरह वो पीछे रेडियन था वो हमारे पास था प्रॉपर्टी सर्कल की, इसी तरह ये प्रॉपर्टी है स्फेयर की, ठीक हो गया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड बाय स्फेयर whose area is equal to the square of radius, ठीक है। स्टी रेडियन को डिनोट करते हैं एस आर से, ठीक है। तो इसमें वो कहता है हमारे पास, अगर इसको देखें तो इसका फार्मूला होगा एस आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन और रेडियस का स्केल, ठीक है। ये हमारे पास है स्फेयर, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारे पास है टी रेडियन, यहाँ पे जो थीटा बना रहा है ये भी आर है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एरिया है वो इन दोनों रेडियस के स्केयर के बराबर है, इसके भी और इसके भी, दोनों मिला के आर स्केयर हो गया। और ये जो दरम्यान पे थीटा है जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, टी रेडियन बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा वो कहता है, उसके बाद कहता है देयर आर 4 पाई टी रेडियन इन कंप्लीट स्फेयर। वो कैसे, एरिया ऑफ स्फेयर हमारे पास किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्केयर के, नीचे आर स्केयर है, कट गया, तो हमारे पास टी रेडियन किसके बराबर हो गया, 4 पाई के बराबर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय स्फेयर हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये इस थोड़ा सा टी रेडियन के बारे में था कि जो इसका एरिया है स्फेयर का वो किसके बराबर होगा, और वो किसकी डिवीजन में, उसके डिवीजन में आएंगे रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनका डिफरेंस, रेडियन और टी रेडियन का। यहाँ पे आगे हमारे पास रेडियन, यहाँ पे आ गया टी रेडियन।
पहला पॉइंट जो इनका डिफरेंस में वो ये कि ये 2 डायमेंशनल है, रेडियन इज़ 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ लेंथ और विड्थ की बात होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया कि 2 पाई इनकम्प्लीट सर्कल। ठीक है। उसके बाद अगर इसको देखें तो ये हमारे पास है 3 डायमेंशनल है, मतलब इसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की बात होती है। उसके बाद है ये सॉलिड एंगल का। ठीक है। तीसरा इसके अंदर 4 पाई टी रेडियन इन स्फीयर। ठीक हो गया। ये इसका कुछ डिफरेंस था। तो आज हमने बात की काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स पे। उसके मैंने आपको बताया रेडियन, स्टी रेडियन वगैरह। क्या गर्मी बहुत है यार। अच्छा, वो मैंने आपको बताया कि रेडियन, स्टी रेडियन वगैरह, उसमें सब कुछ किस तरह है, क्या 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 उनकी टाइप्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं, ड्राइव यूनिट कौन से हैं, बेस यूनिट कौन से हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन पे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।